Hey guys, welcome back to CA Dreams YouTube channel. So this is the lecture number 10 in Hindi and we have to complete with the two topics that are powers and duties of auditor, and after that I'll upload one video for clarification of applicability of CARO, and then we will discuss with the further essays and topics that will be remaining in this chapter. Okay. So starting with the explanation, powers, rights of auditor. So this video is in Hindi, so I'm starting with the Hindi explanation. The auditor has following powers or rights while conducting an audit. अब ये जो आपके टॉपिक्स हैं, जो पहला टॉपिक है पावर्स या फिर राइट्स, तो वो ये बताता है कि मतलब एक ऑडिटर क्या क्या कर सकता है एंड उसको क्या क्या करने का राइट है. ठीक है. और जो सेकंड है, जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर, उसमें हमें क्या बताया जाएगा, उसमें हमें ये बताया जाएगा कि एक ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए. तो बेसिकली पावर्स और राइट्स, जब आपसे कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आए, लाइक ऐसा होता है ना कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके अगर आपसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ. अगर आपको जो लाइक ये होता है ना 3-4 लाइन्स आते हैं दैट मिस्टर ए is an auditor in this company and he is supposed to do this and all this. तो आपको मतलब आइडेंटिफाई करना है कि आपको सपोज ये आया है दैट मिस्टर ए इज़ द ऑडिटर ऑफ ABC लिमिटेड and he is asking to access books of accounts, so whether he can do, और जो मतलब वहाँ के लोग हैं, द एम्प्लॉयज़ हैं या फिर कोई भी है कंपनी का, वो इंटरप्ट कर रहा है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते, तो क्या उसको एक्सेस मिल सकता है. तो आपको उस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें क्या करना होता है आपको, उसमें आपको सारे के सारे पहले तो आपको ये लिखना होता है कि क्या वो ऐसा कर सकता है नहीं, एंड उसके बाद में आपको क्या लिखना होता है कि उसके पास में क्या क्या राइट्स हैं. ठीक है. तो बेसिकली जब भी आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि क्या ऑडिटर ये कर सकता है या नहीं, तो ऑडिटर क्या क्या कर सकता है, दैट इज़ डिस्क्राइब्ड इन पावर्स एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर. एंड जो जो ऑडिटर को करना चाहिए या फिर जो जो ऑडिटर को करना चाहिए था, वो अगर वैसा सा क्वेश्चन आए तो फिर आपको क्या लिखनी होंगी वहाँ, ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर. ठीक है. क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये मैं कोशिश करूँगी कि आपको क्वेश्चंस दिखा के आपको बता पाऊँ, बट आप यहाँ पे लिख लो कि ऑडिटर क्या क्या कर सकता है. वो चीज़ होती है उसकी पावर्स एंड राइट्स, एंड ऑडिटर को क्या करना चाहिए, वो हो गई उसकी ड्यूटीज़. ठीक है ना. तो इस तरह से आपके जो पावर्स हैं और ड्यूटीज़ हैं, उस पर आई होप आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन समझ में आ गया हो. तो अब हम लोग पहले पावर्स डिस्कस कर रहे हैं. तो बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ऑडिटर क्या क्या कर सकता है, ऑडिटर को क्या क्या करने का राइट है. ठीक है. तो राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट राइट है वो यही है कि क्या वो बुक्स को एक्सेस कर सकता है. वो बुक्स जहाँ पे वो ऑडिट करने जा रहा है, वहाँ की बुक्स को एक्सेस कर सकता है, वो उसका राइट है. अब वो करता है या नहीं करता है वो डिपेंड करेगा उस पर, बट वो ये कर सकता है. लेकिन ड्यूटी क्या है कि उसको सारी की सारी ड्यूटीज़ अपनी परफॉर्म करनी ही चाहिए. ठीक है. तो ये जो राइट्स ऑफ एक्सेस टू बुक्स है, इस पर बहुत सारी केस स्टडीज़ बनती हैं, तो प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना. आप कहीं से भी कुछ भी घुमा के वो लाइन को लिख सकता है एंड फिर आपको बताना है कि क्या ऑडिटर को इस चीज़ का राइट मिला हुआ है या नहीं. ठीक है. तो इसको बहुत ध्यान से सुनना जो जो मैं बोल रही हूँ. तो सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द ऑडिटर ऑफ कंपनी एट ऑल टाइम्स. अब देखो, इसमें जो जो मैं वर्ड्स बता रही हूँ उसको अंडरलाइन करते रहना. एट ऑल टाइम्स, सुबह हो या रात हो, कभी भी, हर टाइम, चाहे वो जनवरी हो चाहे वो दिसंबर हो, एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स. ठीक है. शेल हैव अ राइट ऑफ एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी. वो क्या कर सकता है, जो ऑडिटर है जिस कंपनी को ऑडिट करने जा रहा है, वहाँ की बुक्स को हर टाइम, कभी भी, जब इसको रिक्वायर्ड हो, उसके पास में राइट है कि वो राइट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है बुक्स को और जो कंपनी के वाउचर्स हैं उनको. एंड वेदर कैप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट एनी अदर प्लेस. अब वो चाहे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में हो या कहीं पे भी हो. ठीक है. एक तो कभी भी कर सकता है
किसी भी टाइम कर सकता है। फिर वो बुक्स और जो वाउचर्स है वो चाहे कहीं भी रखे हो, चाहे रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे हो या फिर किसी भी और प्लेस पे रखे हो, एंड ही इज़ entitled to require from the officers of the company such information and explanation as he may consider necessary for the performance of his duties as auditor। साथ ही में वो जो भी उसको और एडिशनल चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो भी उसको इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो ऑफिसर से भी मांग सकता है, जो भी उसको रिक्वायर्ड है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या क्या अंडरलाइन करा है, एट ऑल टाइम्स, फिर वो चाहे कहीं पे भी रखा हो, वेदर केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिसर और एनी अदर प्लेस, एंड उसको ये भी एंटाइटलमेंट है कि वो इंक्वायर कर सकता है और वो मांग सकता है इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफिसर से कंपनी के, जिससे भी वो अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। इट मे बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 59 ऑफ द एक्ट, ऑफिसर का क्या मतलब है। अब वो ऑफिसर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वही हो ऑफिसर जो आपको वहाँ दिख रहा है। वो ऑफिसर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो ऑफिसर टर्म में क्या क्या इंक्लूड करता है। ये इंक्लूड करता है आपका डायरेक्टर, मैनेजर या फिर कोई भी की मैनेजरियल पर्सनल, या फिर कोई भी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी वन और मोर ऑफ द डायरेक्टर्स इज और आर accustomed टू एक्ट। इसका मतलब एक ऑफिसर जो है ना, ये ऑफिसर बाय द टर्म ऑफिसर वी मीन कि कोई भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पोस्ट का इंसान है, जिसके ऑर्डर्स पे या तो सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कोई एक या दो डायरेक्टर काम कर रहे हैं, या फिर वो डायरेक्टर ही है, या फिर वो मैनेजर है, और या फिर वो कोई की मैनेजरियल पर्सनल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टर्म्स ही, आप इन सारे के सारे टर्म्स में से किसी एक से भी आप क्या मांग सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन या वो एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो इफ़ यू आर द ऑडिटर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, जिससे कि आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, राइट। अब जो फ्रेज़ है बुक्स, अकाउंट्स एंड वाउचर्स, इसमें क्या क्या आता है। इसमें आती हैं आपकी बुक्स, सारी की सारी बुक्स विच हैव एनी बियरिंग और आर लाइकली टू हैव एनी बियरिंग ऑन द अकाउंट्स, whether these be the usual financial books or the statutory or statistical books, memoranda books, example inventory, costing records, and the like may also be inspected by the auditor। इन्होंने बुक्स में देखो क्या क्या बताया आपको, वो सारी की सारी बुक्स और जिनको या तो बियरिंग है या फिर लाइकली टू हैव बियरिंग ऑन द अकाउंट्स, वेदर दीज बी द, अभी चाहे आपकी फाइनेंशियल बुक्स हो, मतलब वो सारी की सारी बुक्स, बुक्स का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल बुक्स भी हो सकती हैं, स्टैट्यूटरी बुक्स भी हो सकती हैं, स्टैटिस्टिकल बुक्स भी हो सकती हैं, या फिर मेमोरेंडा बुक्स जैसे कि आपकी इन्वेंट्री बुक, कॉस्टिंग रिकॉर्ड, ये सब भी आपकी हो सकती हैं। इसी तरह से जो आपका टर्म वाउचर है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स ऑल और एनी ऑफ द करस्पॉन्डेंस विच मे बी इन एनी वे सर्व टू वाउच द करेंसी ऑफ द अकाउंट्स। तो जो वाउचर, वो सारी की सारी जो भी आपकी मतलब वाउचर क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें या फिर वो सारे के सारे आप कह सकते हो पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स, जिसकी वजह से आप क्या कर पा रहे हो, आप वाउच कर पा रहे हो कि जो भी आपके अकाउंट्स हैं वो एक्यूरेट है या नहीं। तो वो जो भी चीज़ें आपकी यूज़ हुई हैं वो सारी की सारी किस टर्म में आ जाएंगी, वाउचर टर्म में आ जाएंगी, विच आर हेल्पिंग यू टू वाउच कि क्या ये जो अकाउंट्स हैं ये एक्यूरेट है या नहीं है। Thus, the right of access is not restricted to books of account alone, and it is for the auditor to determine what record or document is necessary for the purpose of the audit। तो उसका मतलब बुक्स का मतलब सिर्फ बुक्स ही नहीं है, बुक्स क्या क्या इंक्लूड करती हैं, सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स भी। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत लिमिटेड सा टर्म है, ये बेसिकली सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कवर कर रहा है, एंड इट इज़ अप टू द ऑडिटर कि वो क्या मांग रहा है एंड क्या रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, एंड क्या यूज़ कर रहा है बेसिकली। Now, the right of access is not limited to those books and records maintained at the registered or head office, so that in the case of a company with the branches, the right also extends to the branch records if the auditor consider it's necessary to have the access there too, as per section 143 subsection 8। Now, this is one of the most important paragraph of this whole topic, of this whole right to access books, क्योंकि इसमें इन्होंने ये बोला है कि अब तक मैंने आपको क्या बताया कि बुक्स जो है वो सारी की सारी बुक्स और वाउचर्स इंक्लूड करेगा,
ठीक है। अब इस पैरा में ये भी बोल रहे हैं कि ये जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर वाउचर्स, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर कंपनी से एसोसिएटेड है या वहीं तक लिमिटेड, नो, ऐसा नहीं है कि वो वहीं तक लिमिटेड है, बल्कि सपोज़ अगर उस कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, वो एक हेड ऑफिस है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो भी ब्रांचेस के हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो भी एक्सेस कर सकता है। तो ये आपकी केस स्टडी में बहुत ज़्यादा बनती है कि ये कंपनी उसकी के वो है ब्रांच है, तो क्या ये मतलब उसकी राइट कर सकता है, नहीं, तो आपको ये चीज़ लिखनी है वहाँ पे कि ये सिर्फ लिमिटेड उस हेड ऑफिस के लिए नहीं है, उस रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए नहीं है, बल्कि ये ब्रांचेस तक भी एक्सटेंड होते हैं, ब्रांच रिकॉर्ड्स तक भी आपके राइट टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सटेंड होते हैं इफ़ द ऑडिटर कंसिडर इट्स नेसेसरी टू हैव एक्सेस देयर टू। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, और ये जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस होते हैं ना, इसको बिल्कुल मिस मत करो, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन इन्हीं एग्जाम्पल्स में से बन के आ जाता है एंड फिर आप बोलते हो पढ़ के जाते नहीं हो कि क्वेश्चन तो स्टडी मटेरियल से आते ही नहीं है। तो बच्चों आते हैं स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन, बस बात यह है कि आपको एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको क्या करना है, मेरे को बहुत ध्यान से सुनना है और लर्न करना है, मेहनत करनी है, राइट। ओके, तो एक्स लिमिटेड रिस्ट्रेन्स इट्स कंपनी ऑडिटर फ्रॉम विजिटिंग अनदर ब्रांच एट डिफरेंट लोकेशन। देखा, मैंने आपको बोला था ये इंपॉर्टेंट पैरा है, देखो इसी से ही आपका एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया। जो एक्स लिमिटेड है ना, वो अपनी कंपनी ऑडिटर को बोल रही है कि ओए कंपनी ऑडिटर जी, आप ओए तो नहीं बोलेंगे बिकॉज ऑडिटर है, ये बोलेंगे कि कंपनी ऑडिटर जी वी आर रियली सॉरी एंड आप जो है वो हमारी ब्रांच पे नहीं जा सकते जो डिफरेंट लोकेशन पे है, एंड ये इसको स्टॉप करिए कंपनी ऑडिटर को कि वो नहीं वहाँ जाके कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। रिस्ट्रेंट्स का मतलब स्टॉप कर रहा है, राइट। Access to the inventory records maintained at that branch because the branch is already audited by another auditor and the report has been received। ये बोल रहा है कि आप वहाँ मत जाइए, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं बिकॉज वो जो ब्रांच है वो तो ऑलरेडी ऑडिट हो गई है और हमें रिपोर्ट भी मिल गई है। तो आपको यहाँ नोट करना है, इट में बी नोटेड दैट कंपनी ऑडिटर हैज़ राइट टू विजिट द ब्रांच इवन इफ़ द ब्रांच अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। तो उन्होंने ये बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो ब्रांच और अनदर ऑडिटर से भी क्यों ना ऑडिट हो गई हो, तब भी जो ऑडिटर है उसको ये राइट है कि अगर उसको ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना है, एक्सेस करना है, तो ही कैन डू इट, ही कैन विजिट दी पर्टिकुलर ब्रांच। अगर उसको ऐसा नेसेसरी लगता है कि उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए या रीजनेबल एश्योरेंस लेने के लिए उसको ऐसा करना है, तो ही कैन डू इट। ठीक है, ये कोई बहाना नहीं हुआ। दिस कैन नॉट स्टॉप द ऑडिटर टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ इट्स ब्रांच कि वो भैया ऑडिट हो चुकी है। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच इज ऑडिटेड और नॉट, द पर्टिकुलर ऑडिटर कैंट एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच, राइट। तो आई होप ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरह से बैठ चुका है। मैं आपको पूरा फिर से बता देती हूँ कि मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया। एट ऑल टाइम्स, नॉट ओनली एट द रजिस्टर्ड ऑफिस बट एट एनी प्लेस ऑल्सो, वो क्या कर सकता है, वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन है वो ऑफिसर से मांग सकते हैं। ऑफिसर्स में डायरेक्टर, की मैनेजरल पर्सनल मैनेजर या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसके इंस्ट्रक्शंस पे डायरेक्टर्स, एक या दो डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी टर्म्स किस में आती हैं, ऑफिसर में आती हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आती हैं जो बियरिंग होती है अकाउंट्स की, एंड ये मेमोरेंडा बुक्स, स्टैटिस्टिकल बुक, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, ये सब भी इंक्लूड करता है। वाउचर क्या होते हैं, वो सारी के सारी चीज़ें, वो सारे के सारे ऑल और एनी करस्पॉन्डेंस जिसकी वजह से आप क्या कर पाते हो, अकाउंट्स की एक्यूरेसी को वाउच कर पाते हो। साथ ही में इन्होंने ये बोला है कि ये आपका सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलोन पे नहीं है, बल्कि आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आप वो ले सकते हो अपने पर्पस के लिए। और इन्होंने ये भी बोला था कि आपको सिर्फ अपनी हेड ऑफिस की बुक्स को ही एक्सेस करने का राइट नहीं है, लिमिटेड नहीं है, आप अपनी ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी एक्सेस कर सकते हो, एंड वो चाहे ऑडिटेड हो या नहीं हो, ऑडिटर को कोई नहीं रोक सकता है
उस पर्टिकुलर कंपनी की ब्रांच पे जाके ऑडिट करने से, उनकी बुक्स को एक्सेस करने से। ठीक है, उसका राइट है। तो ये आपका फर्स्ट राइट जो है वो ओवर हो गया है। आपके टोटल कितने राइट्स हैं? आपके टोटल 5 राइट्स हैं। ठीक है, नाउ आपका सेकंड वाला राइट क्या है? राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स। अब इसका आपका थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन था वो फर्स्ट पॉइंट में आ गया था। सो दिस राइट ऑफ दिस ऑडिटर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी सच इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, जो उसको लगता है कि वो नेसेसरी है उसकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने से, वो ले सकता है। अब अगर इन द एब्सेंस ऑफ सच पावर द ऑडिटर वुड नॉट बी एबल टू obtain details of amount collected by the directors from any other company, firm or person, as well as of any benefits in kind derived from the directors which may not be known from an examination of books। अब इन्होंने ये राइट इसलिए दिया है, ये बोल रहे हैं कि अगर ये राइट नहीं होगा कि आप अपने ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ बुक्स देख के समझ में ना आ पाए। तो अगर ये राइट नहीं मिलेगा ऑडिटर को, तो वो कैसे अपना काम ठीक से कर पाएगा। इसलिए उसको ये राइट मिलना बहुत ज़रूरी है कि उसको जो भी इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन चाहिए ऑफिसर से, या उसको कोई डिस्कशन करना है, तो वो ऐसा कर पाए। ठीक है, तो इट इज़ फॉर द ऑडिटर टू डिसाइड द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन आर रिक्वायर्ड बाय हिम। तो ये ऑडिटर के ऊपर है कि वो क्या क्या मैटर्स अपने जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ में डिस्कस करना चाहता है। Now, when the auditor is not provided the information required by him or is denied access to books, his only remedy would be to report to the members that he could not obtain all the information and explanation he had required or considered necessary for the performance of his duties as auditor। और अगर उसको ये राइट एक्सरसाइज करने से रोका जाता है कि वो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं या राइट टू एक्सेस नहीं दे रहे हैं, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो क्या करता है, मेंबर्स को रिपोर्ट कर देता है कि मेरे को मेरा राइट एक्सरसाइज करने से रिस्ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है, फिर आपका थर्ड वाला राइट है राइट टू रिसीव नोटिसेस एंड टू अटेंड जनरल मीटिंग। अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि ऑडिटर का ये राइट है कि कोई भी मीटिंग अगर हो रही है ना, तो उसको नोटिस मिले और वो साथ ही में क्या कर सकता है, वो अटेंड कर सकता है जनरल मीटिंग का, ये उसको राइट है। Now the auditors of a company are entitled to attend any general meeting of the company. The right is not restricted to those at which the accounts audited by them are to be discussed। इन्होंने ये बोला है कि वो कोई भी जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है, कोई भी जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है जिसमें उसके जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्कस हो रहा है, वो सारी की सारी मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है। कौन? ऑडिटर। ठीक है, द राइट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दोज एट विच द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय हिम आर टू बी डिस्कस। ऐसा नहीं है कि जहाँ उसके अकाउंट्स का जिसका ऑडिट करना है वही डिस्कशन हो रहा है वही मीटिंग अटेंड कर सकता है। नो, ऑडिटर सारी की सारी, आप यहाँ लिख लो प्लीज़ लाइन से, बिकॉज आप फिर आगे जाके कंफ्यूज होगे जब आप ये टॉपिक दोबारा पढ़ोगे। यहाँ पे पेंसिल से लिख लो बच्चों, ऑडिटर सारी की सारी जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है। ठीक है, also to receive all the notices and other communications relating to the general meeting, और उसको सारी की सारी जनरल मीटिंग के नोटिसेस भी मिलना चाहिए। ऑडिटर सारी की सारी मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, सारे के सारे नोटिसेस उसको मिलने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे जो आया आपका न्यू पॉइंट आया, ऑल्सो टू रिसीव ऑल नोटिसेस, फिर उसके बाद में विच मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव and to be heard at any general meeting in any part of the business of the meeting which concerns them as auditor। अब देखो, वो अटेंड सारी मीटिंग कर सकता है, उसको नोटिस भी सारी मीटिंग का मिलना चाहिए, लेकिन उसको सुना कब जाएगा, उसको सुनने का राइट कब है, उसको सुनने का मतलब उसको बोलने का राइट कब है, उसको सुना तब जाएगा जब जो मीटिंग है वो उसके कंसर्न में हो रही हो। which concerns them as auditor, which concerns them as auditor, मतलब कि वो सारी मीटिंग अटेंड कर सकता है, उसको नोटिस भी सबका आएगा, लेकिन उसको सुना कब जाएगा, जब उसके मैटर की बात हो रही है। तो जब ऑडिटर के कंसर्न को डिस्कस किया जाएगा तभी उसको हर्ट किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ लिख लो, एंड टू बी हर्ट एट जनरल मीटिंग्स जहाँ पे उसकी कंसर्न का काम हो रहा, विच कंसर्न्स देम एज ऑडिटर। तो ये था वो पॉइंट जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही थी।
Section 146 discusses rights as well as duty of the auditor. All notices of and other communications relating to any general meeting shall be forwarded to the auditor, and the auditor shall, unless otherwise exempted by the company, attend either by himself और थ्रू हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें इन्होंने यही बोला है कि उसको मिलना चाहिए नोटिस, एंड वो या तो खुद या फिर अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से, विच शेल ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, जो ऑडिटर होना चाहिए वो क्या कर सकता है, जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है। एंड उसको राइट तभी है हर्ट करने का, मतलब उसको राइट तभी है, मतलब ये उसको बोलने का राइट तभी, उसको सुना तभी जाएगा, इसका ये मतलब है राइट टू बी हर्ड, कि उसको सुना तभी जाएगा जब जो मीटिंग है दैट कंसर्न्स हिम एज द ऑडिटर, मतलब जब उसके काम की बात हो रही होगी, उसका सब्जेक्ट मैटर डिस्कस हो रहा होगा, तभी उसको सुना जाएगा। अदरवाइज और किसी कंसर्न में उसको सुना नहीं जाएगा, लेकिन वो सारी मीटिंग की बातें सुन सकता है। Thus, it is the right of the auditor to receive notices and other communications relating to any general meeting and to be heard at such meeting relating to the matter of his concern. जो उसके concern का matter है उसमें उसको सुना जाएगा, लेकिन वो बाकी सारे matters को सुन सकता है। However, it is the duty of the auditor to attend same or through his authorized representative unless otherwise exempted. एंड ये ड्यूटी भी है ऑडिटर की कि उसको अटेंड करना चाहिए जनरल मीटिंग को, या तो खुद या फिर अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद में अभी आपकी 2 राइट्स रह गए। So guys, we have to start with the 4th right. I'm sorry I had to take a break, कुछ बहुत important काम था। Well, right to report to the members of the company and accounts examined by them. जो ऑडिटर है उसका राइट है कि उसको रिपोर्ट करना है मेंबर्स को कि जो भी उसने अकाउंट्स एग्जामिन किए हैं, ठीक है, तो उसने मतलब उसको ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, तो उसका जो भी उसका एग्जामिनेशन रहा है, जो भी उस एग्जामिनेशन का रिजल्ट रहा है, ही शुड रिपोर्ट दैट टू द मेंबर्स। आपने ड्यूटीज़ में भी पढ़ा है एंड अपने ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा है टू रिपोर्ट, राइट। तो वो जो रिपोर्ट वाला होता है, टू रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय एस करके, वो जो था आपका SC 200 में ऑब्जेक्टिव जो था, तो वो जो रिपोर्ट था ना, वो यही वाला रिपोर्ट है, ठीक है, कि आपको मेंबर्स को रिपोर्ट करना है। सो द ऑडिटर शेल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स on the accounts examined by him and on every financial statements which are required by or under this act to be laid before the company in general meeting, and the report shall, after taking into account of the provisions of the act, the accounting, the essays and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of this act or any rules made thereunder or any order made under this section, and to the best of his information and knowledge, the said accounts, financial statements give a true and fair view of the statement of company affairs at the end of its financial year and profit or loss and cash flow for the year and such other matter as may be prescribed। मतलब सीधा सीधा ये यही बोल रहे हैं कि इनको रिपोर्ट करना है मेंबर्स को, एंड ये बताना है कि ये जो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वेदर दे आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज, जो भी उसकी पोजीशन है, प्रॉफिट लॉस कैश फ्लो, उसकी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो उसका स्टेटस आपको मेंबर्स को रिपोर्ट करना है। देन आपका लास्ट जो राइट है, दैट इज़ योर राइट टू लीन। In terms of general principles of law, any person having the lawful possession of someone else's property on which he has worked may retain the property for non-payment of his dues on account of work done on the property। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने किसी को पैसे दिए और उसके बदले में क्या ले लिया, आप उसकी कोई प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, तो वो आपके पैसे सपोज़ नहीं आपको वापस कर पाया है, तो आपने क्या कर लिया, जो भी आपने उसकी प्रॉपर्टी ली थी, तो वो अब आपने उस पर अपना लॉफुल पोजीशन, उस पर अपना कानूनी अधिकार टाइप का आपने जता दिया, दैट बिकॉज उसने पे नहीं किया आपको, तो दैट इज़ वाई लॉफुली आपको उसका पोजीशन मिल जाएगा इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। तो ऑन द प्रीमाइस ऑडिटर can exercise lien on books and documents placed at the possession by the client for non-payment of fees for work done on the books and documents, and ये ना एक्चुअली अब अमेंड होके नॉट हो गया था, तो ये चीज़ मैं आपको ना एक बार कंफर्म करके बताऊंगी, बिकॉज अभी तक के अटेम्प्ट में तो हम लोग यही पढ़ते आ रहे थे कि नॉट हो गया है, ठीक है, बट
बिकॉज ये अपडेटेड ही बुक है एंड आपकी इसमें राइट टू लीन है, तो ये चीज़ मैं आपको एक बार कंफर्म करके बताऊंगी कि ये राइट टू लीन है या नहीं है। तो ये पॉइंट ना मैं अभी ड्यू रख रही हूँ एंड मैं इस वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करूँगी द ड्यूटीज़, बिकॉज ये चीज़ अभी मेरे को भी कंफर्म करनी है। मेरी नॉलेज में ये था कि ये जो है वो मतलब हट गया है ये राइट। सो आई कंफर्म दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग इस वाले पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। सो एंडिंग दिस वीडियो है एंड फॉर एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन। ये वाला पॉइंट मुझे डिस्कस करना इसलिए ठीक नहीं लगा बिकॉज मैंने अभी तक ये पढ़ाया है लास्ट अटेम्प्ट में दैट ये कैन नॉट हो गया है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई मैं आपको ये चीज़ अभी कंफर्म करके बताऊंगी कि ये बुक में अपडेशन हुआ है, अमेंडमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज। आपकी सारी कन्फ्यूजन नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ एंड इसी को ही हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे विद द पार्ट नंबर 11। ओके, सो बाय गाइस।